Hello and welcome to my YouTube channel JP the Chemist. I have started video lecture series College Chemistry. I hope you will subscribe, like and share my YouTube channel so that you can get updated. इसी सीरीज का आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3 द प्रोटीन। इससे पहले दो लेक्चर मैंने अपडेट किए थे, एक था कार्बोहाइड्रेट और दूसरा अमाइनो एसिड। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोटीन। नाउ लेट्स बिगिन। प्रोटीन्स क्या हैं? प्रोटीन्स आर पॉलीमर। पॉलीमर्स मतलब मैक्रोमॉलिक्यूल्स। तो प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स। प्रीवियस लेक्चर में ये बात क्लियर हो चुकी है कि अल्फा अमाइनो एसिड्स किसको कहते हैं। नाउ अब क्योंकि प्रोटीन जो हैं ये अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर हैं, तो देखना ये होगा कि अमाइनो एसिड जो है वो आपस में कनेक्टेड कैसे हैं। तो सेकंड पॉइंट अगर आप नोट करें कि अमाइनो एसिड्स आर बॉन्डेड थ्रू पेप्टाइड लिंकेज। अमाइनो एसिड जो हैं वो जिस लिंकेज के थ्रू आपस में कनेक्टेड होंगे, नाउ दैट लिंकेज इज कॉल्ड व्हाट? पेप्टाइड लिंकेज। अब ये पेप्टाइड लिंकेज बेसिकली कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का टाइप है, और आप सब जानते होंगे कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में जब मोनोमर्स आपस में ज्वाइन होते हैं सो दे आर लिबरेटिंग वाटर। तो हम आगे देखेंगे कि ये किस तरह से अमाइनो एसिड आपस में लिंक्ड होते हैं और वो जो है वो प्रोटीन बनाते हैं या प्रोटीन की शक्ल में आते हैं। ठीक। Since you know that there are 20 types of amino acids, and these amino acids link in a numerous ways to form vast variety of protein. ये जो 20 टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं, ये आपसे पहले पढ़ चुके हैं कि इसमें से कुछ न्यूट्रल होते हैं, कुछ एसिडिक होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं, कुछ एसेंशियल्स होते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल भी हैं। ठीक है, कुछ अल्फा अमाइनो एसिड्स हैं, कुछ बीटा अमाइनो एसिड्स एंड सो ऑन। लेकिन ये जो 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड हैं, जब ये आपस में कनेक्ट होते हैं थ्रू पेप्टाइड लिंकेज, तो फिर ये बहुत ही ज्यादा वैरायटी में प्रोटीन बनाते हैं। क्योंकि 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड में वैरायटी है, तो इनकी जो लिंकेज है वो सीक्वेंस जो उनकी कनेक्टिविटी की होगी वो, क्योंकि प्रोटीन टू प्रोटीन वेरी करती है, इस वजह से प्रोटीन की जो तादाद है वो बहुत ज्यादा है। इन जनरल molecular mass of the protein ranges from 34,000 Daltons to the 50 lakh Dalton। यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर मास है प्रोटीन का वो एक्सप्रेस किया गया है डाल्टन में। आप टेक्स्ट बुक में भी इसको देख सकते हैं। ये बात आप ध्यान से सुनेंगे कि डाल्टन जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं DA से, मैथमेटिकली 1 डाल्टन इज इक्विवेलेंट टू 1 AMU और 1 AMU इज इक्वल टू 1 U। अब यहां पर U जो है ये है यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक प्रोटीन का यहां पर एग्जांपल लिया गया है एग एल्ब्यूमिन। अब एग एल्ब्यूमिन जो है इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो है 43,000 डाल्टन। एक दूसरा एग्जांपल है सीरम एल्ब्यूमिन, इसका मास है अबाउट 70,000 डाल्टन। ठीक है, तो चलते हैं आगे कि देखते हैं कि ये प्रोटीन जो है किस तरह से आपस में प्रोटीन जो है वो किस तरह से बनते हैं, किस तरह से अल्फा अमाइनो एसिड्स आपस में लिंक्ड होते हैं थ्रू पेप्टाइड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सप्लेन किया गया है पेप्टाइड लिंकेज को। यहाँ पर दो मॉलिक्यूल लिए गए हैं। नाउ यू कैन सी एक अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूल है जिसमें आप देख सकते हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, और नेबरिंग कार्बन पे आप देख सकते हैं कि ये है अमाइनो ग्रुप। एक और मॉलिक्यूल सेम मॉलिक्यूल है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि कार्बोक्सिल ग्रुप जो है इसका OH ग्रुप, जबकि दूसरे मॉलिक्यूल जो है, दूसरा मॉलिक्यूल जो कार्बो अपना अमाइनो एसिड का, उसी अमाइनो एसिड के दूसरे मॉलिक्यूल के अमाइनो ग्रुप का हाइड्रोजन। OH एंड हाइड्रोजन ये दोनों आपस में जब कंबाइन हो जाएंगे तो दे विल फॉर्म वाटर। तो वाटर यहाँ से एलिमिनेट होगा और इस तरह से नाइट्रोजन जो होगा वो कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्ड बनाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जो है ये कार्बन डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना चुका है। तो ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है ना, दिस इज कॉल्ड अ पेप्टाइड बॉन्ड। रिमेंबर, पेप्टाइड बॉन्ड में OH group will be given by the carboxyl group and hydrogen will be given by the amino group of another molecule. So hydrogen and OH they are going to form water.
तो इस तरह से जिस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि दो अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर वाटर लिबरेट कर रहे हैं और दो अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल आपस में पेप्टाइड लिंकेज बना रहे हैं, तो इस तरह से कई मॉलिक्यूल आपस में लिंक्ड हो सकते हैं और हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों तादाद में ये मॉलिक्यूल जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो एक मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन। एक बार फिर क्लियर कर लेते हैं कि पेप्टाइड लिंकेज इज रिजल्ट ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ये बात याद रखनी है कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑलवेज रिजल्ट विद द लिबरेशन ऑफ वाटर। चलो आगे बढ़ते हैं एक और पॉइंट की तरफ। नाउ दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को बहुत सारे तरीकों से हम क्लासिफाई कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर जो बायो के स्टूडेंट हैं उन्होंने पढ़ा होगा जैसे कि प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्शरी प्रोटीन, क्वाटरनरी प्रोटीन। लेकिन यहाँ पर हम दो वेज पढ़ेंगे प्रोटीन की क्लासिफिकेशन के। प्रोटीन की क्लासिफिकेशन का पहला तरीका जो हम फॉलो करने जा रहे हैं यह फिजियोकेमिकल क्लासिफिकेशन। अब फिजियोकेमिकल क्लासिफिकेशन जो है ये रिकमेंड की थी अमेरिकन सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट एंड अमेरिकन फिजियोलॉजिकल सोसाइटी ने। इन्होंने एक तरीका बताया था कि प्रोटीन को क्लासिफाई कैसे किया जाए। ऑन दिस पर्टिकुलर वे, मतलब अगर हम इस वे को अगर हम फॉलो करें तो प्रोटीन को हम तीन क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सबसे पहले है सिंपल प्रोटीन, नंबर 2 पे है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और तीसरे नंबर पे है डेराइव्ड प्रोटीन। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि सिंपल प्रोटीन क्या है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या है और फिर डेराइव्ड प्रोटीन क्या है। सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन किसको कहें? कहा कि ऑन हाइड्रोलाइसिस दे गिव ओनली अल्फा अमाइनो एसिड्स। ऑन हाइड्रोलाइसिस दे गिव ओनली अल्फा अमाइनो एसिड्स आर देयर डेरिवेटिव। यानी ऐसे प्रोटीन जिसकी जब हाइड्रोलाइसिस की जाए तो हमें सिर्फ अल्फा अमाइनो एसिड मिले या फिर अल्फा अमाइनो एसिड्स के ही डेरिवेटिव मिले। तो ऐसी सूरत में समझ जाओ कि जिस प्रोटीन की हाइड्रोलाइसिस हुई है वो प्रोटीन जो है वो कौन सा है? सिंपल प्रोटीन। अब जो सिंपल प्रोटीन्स होते हैं इनको फर्दर भी हम क्लासिफाई करते हैं। इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी या फिर हीट कोगुलेशन, यानी हीट में वो कोगुलेट होते हैं या नहीं होते। और फिर देखते हैं कि भाई ये सिंपल प्रोटीन जो है उसके कुछ एग्जांपल यहाँ पर लिए हैं, उनकी डिटेल्स जो आपके सिलेबस में उसी को मैंने यहाँ पर फॉलो किया है। तो हम शुरू करने जा रहे हैं सबसे पहले अल्ब्यूमिन। अल्ब्यूमिन्स जो हैं दे आर वाटर सॉल्युबल and precipitated out by concentrated solution of ammonium sulfate। जो अल्ब्यूमिन्स हैं ये वाटर सॉल्युबल हैं और ये प्रेसिपिटेट बना लेते हैं, ठीक है, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं बाय द सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम सल्फेट और ये कोगुलेट भी हो जाते हैं जब उनको क्या करते हैं? हीट। तो ऑन हीटिंग दे आर कोगुलेट फॉर्मिंग प्रेसिपिटेट विद अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन एंड दे आर वाटर सॉल्युबल। कुछ एग्जांपल आपके सिलेबस में भी हैं, अगर आप टेक्स्ट बुक फॉलो करें तो आप देख सकते हैं एग अल्ब्यूमिन, सीरम अल्ब्यूमिन एंड द लैक्ट अल्ब्यूमिन। इसके अलावा ल्यूकोसिन जो कि वीट के अंदर होती है, ठीक है। एक और सिंपल प्रोटीन है, नाउ दिस इज ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन जो है इट्स इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में सॉल्युबल नहीं है, लेकिन इट इज सॉल्युबल इन 5% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड आल्सो कोगुलेट बाय हीट। कुछ एग्जांपल इस कैटेगरी में भी ले लेते हैं, जैसे ग्लोब्यूलिन जो कि एग में होता है, ग्लोब्यूलिन जो सीरम जो होता है ब्लड का उसमें होता है, मायोसिन मसल, एमेडिन जो एलिमेंट्स हैं, ठीक, एलिमेंट्स सब जानते होंगे, बादाम। एक और सिंपल प्रोटीन है ग्लूटिलिन। अब ग्लूटिलिन जो है दे आर इनसॉल्युबल इन न्यूट्रल सॉल्यूशन बट इन डाइल्यूट अल्कलीज आर एसिड्स, ठीक है। अब जो ग्लूटिलिन्स जो होते हैं ये न्यूट्रल सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन डाइल्यूट अल्कलीज हो यानी बेसिक सॉल्यूशन हो या एसिडिक सॉल्यूशन हो, ठीक है, तो उसमें ये इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं, जबकि कोगुलेट भी हो जाते हैं ऑन हीटिंग। तो आप देख सकते हैं कि अल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है, ग्लूटिलिन्स हैं, ये सब के सब हीट करने से क्या हो जाते हैं? कोगुलेट हो जाते हैं, हार्डन हो जाते हैं। इसके भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ग्लूटिनिन इन व्हीट, ओराइजनिन इन राइस। तो ग्लूटिनिन और ओराइजनिन ये दोनों एग्जांपल हैं ग्लूटिलिन के, और ग्लूटिलिन जो है ये इटसेल्फ इज अ सिंपल प्रोटीन। एक और एग्जांपल है ग्लाइडिन।
जिसका दूसरा नाम है प्रोलामिन्स। ग्लाइडिन्स या प्रोलामिन्स जो हैं दे आर सॉल्युबल इन 70 to 80% इथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन, यानी पानी में सॉल्युबल नहीं है, जो NaCl की सॉल्यूशन में भी सॉल्युबल नहीं है। दे आर ओनली सॉल्युबल इन 70 to 80% इथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन, insoluble in water, even they are insoluble in the absolute ethyl alcohol, जो 100% ethyl alcohol है उसमें भी ये completely soluble नहीं है। इसकी कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, ग्लाइडिन्स इन व्हीट, हॉर्डिन इन बार्ले, जेन इन द मेज कॉर्न। ठीक है, अब आप शायद ये तो जानते होंगे कि व्हीट, बार्ले, मेज कॉर्न इसका मतलब क्या है। एक लास्ट एग्जांपल है इसी सिंपल प्रोटीन का नाम, दिस इज अल्ब्यूमिनाइड्स। जो अल्ब्यूमिनाइड्स होते हैं दे आर insoluble in all solvent which are been discussed before, यानी वाटर हो, सोडियम क्लोराइड की सॉल्यूशन हो या अल्कोहलिक सॉल्यूशन हो, ये किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होते। इनकी सॉल्युबिलिटी जो है, इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो सिर्फ एक ही सूरत में होती है, जब इसकी क्या की जाए, हाइड्रोलाइसिस। जब ये हाइड्रोलाइज होंगे तो ही सॉल्युबल होंगे, अदरवाइज किसी भी सूरत में किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्युबल होने वाले नहीं है। जैसे कि एग्जांपल है केराटिन इन हेयर्स। ठीक है, जो बालों में जो एक प्रोटीन होता है ना, दिस इज कॉल्ड केराटिन। अब ना सिर्फ ये केराटिन हेयर्स में होता है, लेकिन इसके अलावा ये हॉर्न्स में होता है, जो सींग होते हैं जानवरों के, फीदर्स जो पर होते हैं, ठीक है, नेल्स नाखून, कैसिन जो मिल्क में होती है, कोलेजन जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज हैं, बोन्स को कनेक्ट करने वाले, वहां पर भी। ठीक है, तो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ द सिंपल प्रोटीन। आगे बढ़ते एक और टाइप, सेकेंड टाइप ऑफ प्रोटीन, नाउ दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेटेड एंड समटाइम इट इज आल्सो कॉल्ड कंपाउंड प्रोटीन। अब नाम से जाहिर है कि कंपाउंड प्रोटीन में प्रोटीन के अलावा भी कुछ होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा है कि सिंपल प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीनियस सब्सटेंस, व्हेन दीज टू थिंग्स आर बीन कंबाइंड दे फॉर्म कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। इसका मतलब क्या हुआ कि सिंपल प्रोटीन जब नॉन प्रोटीनियस सब्सटेंस के साथ जब यूनाइट होगा तो कॉम्बिनेशन एक नया प्रोटीन बनाती है, और उस नए प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। अब यहाँ पर जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है, जो प्रोटीन के साथ कंबाइन होके कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बनाता है, इस नॉन प्रोटीनियस पार्ट को हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। व्हाट वी कॉलिंग दिस, प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप की नेचर जो होगी वो प्रोटीनियस नहीं होगी, यानी प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो अमाइनो एसिड्स का बना हुआ नहीं होगा। ठीक है, तो जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स हैं इसके भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि न्यूक्लियोप्रोटीन, इसे प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड, ग्लाइकोप्रोटीन, इसे प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जैसे कि हेक्सोज हैं, हेक्सोज अमाइन हैं, हेक्स यूरेनिक एसिड है, तो ये सारे एग्जांपल हैं ग्लाइकोप्रोटीन के। फास्फोप्रोटीन, इसमें प्रोटीन के साथ फास्फेटिक ग्रुप अटैच होता है, जैसे कैसिन इन मिल्क, वाइटलिन इन एग यॉक। ठीक है, तो कैसिन जो मिल्क में होती है, वाइटलिन जो एग यॉक में होती है, दोनों एग्जांपल हैं किसके, फास्फोप्रोटीन के। एक और प्रोटीन है जो कि कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, नाउ दिस इज कॉल्ड क्रोमोप्रोटीन। अब जो क्रोमोप्रोटीन है इसमें प्रोटीन के साथ कोई ना कोई पिगमेंटेड प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा। अब ये जो पिगमेंटेड प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है ये बाय नेचर प्रोटीनियस नहीं होगा, but this is the part which gives the color to the protein। यही वो पार्ट है जो प्रोटीन को क्या देता है, कलर। जैसे कि हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन में जो 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 कि एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है, नॉन प्रोटीनियस पार्ट है, वो है आयरन। ठीक है, और इस वजह से हेमोग्लोबिन का जो कलर होता है वो क्या होता है, रेड। मेलानिन कंटेन्स कैरोटीनॉइड, मेलानिन जो हमारी स्किन में होती है या हेयर्स में होती है, जो उसको कलर देती है, डार्क करती है। ठीक है, तो मेलानिन दैट कंटेन्स कैरोटीनॉइड पिगमेंट, कैरोटीनॉइड पिगमेंट जो उसको कलर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और भी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, नाउ दिस इज कॉल्ड लाइपोप्रोटीन या लिपोप्रोटीन। नाउ इन दिस केस प्रोटीन इज कनेक्टेड विद द लिपिड। अब ये लिपिड्स क्या है इसको हम फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक बात क्लियर कर लेते हैं कि प्रोटीन अगर लिपिड के साथ है ना, दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड लाइपोप्रोटीन। इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मेम्ब्रेन प्रोटीन, जैसे आपने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा होगा। सेल मेम्ब्रेन के बारे में आप सब जानते हैं कि इट्स ए फास्फोबाइलिपिड लेयर, तो उसमें लिपिड अवेलेबल होता है। इसके अलावा ये एडिपोज टिश्यूज, ठीक।
तो ये सारे एग्जांपल आपके सामने हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, लाइकोप्रोटीन, दीज आर ऑल कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। इन प्रोटीन में प्रोटीन के साथ एक और ग्रुप अटैच होता है जिसको हम कहते हैं क्या, प्रोस्थेटिक ग्रुप। तीसरा जो तरीका है प्रोटीन को क्लासिफाई करने का, नाउ दिस इज कॉल्ड डेराइव्ड प्रोटीन। अब ये जो डेराइव्ड प्रोटीन्स होते हैं ये नेचुरली अकरिंग नहीं होते, नॉट नेचुरली अकरिंग, नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते, ये टेम्पररी बेसिस पे बनते हैं। हाउ दे आर बीन फॉर्म? दीज आर प्रोटीन्स डेराइव्ड फ्रॉम सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। यानी जो डेराइव्ड प्रोटीन है या तो वो सिंपल प्रोटीन से बनते हैं या फिर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन से बनते हैं। पर ये बनते कैसे हैं? ये बनते कैसे हैं, इसके दो वे हैं, एक है फिजिकल और दूसरा है केमिकल। फिजिकल में किसी भी प्रोटीन को मैकेनिकली तोड़ा जाए तो फिर जो छोटे छोटे पार्ट्स प्रोटीन के बनेंगे वो जो नेचुरली अकरिंग नहीं होंगे, लेकिन हमने किसी भी बड़े प्रोटीन को तोड़ के हमने छोटे टुकड़ों में बांध दिया है, नाउ दिस इज कंसीडर्ड एज अ डेराइव्ड प्रोटीन। लेकिन अगर एक प्रोटीन जो है अगर वो केमिकल एक्शन से अगर टूट जाए, मिसाल के तौर पर एंजाइमेटिक एक्शन होता है, हम प्रोटीन खाते हैं, एंजाइम इसको सिंप्लीफाई करता है, ठीक है, तो ऐसी सूरत में वो प्रोटीन जो कि एंजाइमेटिक एक्शन से बने, एक प्री एग्जिस्टिंग प्रोटीन के टूटने से एक नया प्रोटीन बने, ना दिस इज कॉल्ड द डेराइव्ड प्रोटीन। इसके कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स एंड प्रोटियोजेस। ठीक, चलते हैं आगे। एक और तरीका है क्लासिफिकेशन का। अब आते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शन, यानी प्रोटीन को हम फंक्शन की बुनियाद पर भी क्लासिफाई कर सकते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक जो है उसमें पूरा चार्ट दिया गया है, उसी चार्ट को मैं यहाँ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 कॉलम हमने फॉलो किए हैं, एक है प्रोटीन और उसका फंक्शन और उसके कुछ एग्जांपल। जैसे कि सबसे पहले है एंजाइम। अब एंजाइम जो है इनका फंक्शन जो है वो आप देख सकते हैं क्या लिखा है, दे आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। इसका मतलब क्या है कि ये जो एंजाइम्स होते हैं ये प्रोटीनियस नेचर के तो होते हैं, लेकिन ये बायोकेमिकल प्रोसेसेस जो लिविंग बॉडी के अंदर होते हैं विद इन द सेल, जो डिफरेंट केमिकल चेंजेस आती हैं उनको कैटलाइज करते हैं। इस वजह से हम एंजाइम्स को क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। मिसाल के तौर पर जैसे अमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज, ऑक्सीडोरिडक्टेज। अब ये सारे के सारे एग्जांपल हैं एंजाइम्स के। अगर आपको चैप्टर नंबर 9 का रेफरेंस याद हो, जैसे कि आपने पढ़ा होगा फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च एंड फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस, वहां पर काफी जो है एंजाइम का जिक्र हुआ था, जैसे कि डायास्टेज, जैसे कि जाइमेज, जैसे कि सुक्रेज। ठीक है, तो ये सारे एंजाइम जो कि बायोलॉजिकल जो प्रोसेसेस होते हैं उनको एक्टिवेट करते हैं। एक और ऑप्शन भी है स्ट्रक्चरल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन के लफ्ज से जाहिर है कि देयर फंक्शन इज टू गिव द स्ट्रक्चर। यू कैन सी दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर, सपोर्ट इन टेंडन्स, बोन्स एंड मसल्स। इसके एग्जांपल में से एक है कोलेजन और दूसरा है केराटिन। तो दे आर प्रोवाइडिंग द स्ट्रक्चर टू द लिविंग बॉडी। ठीक है, जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उसको बनाने में, उसकी स्ट्रक्चर, उसको मैन्युफैक्चर करने में इनका रोल होता है। एक होते हैं स्टोरेज प्रोटीन। स्टोरेज प्रोटीन का काम क्या होगा, दे स्टोर सम सब्सटेंसेस टू स्टोर वेरियस सब्सटेंसेस, यानी कि बॉडी में पर्टिकुलर सब्सटेंसेस को स्टोर करने में इनका रोल होता है, जैसे कि फेरेटिन। ठीक है, फेरेटिन जो है, नाउ दैट स्टोर आयरन इन द स्प्लीन। ठीक है, फेरेटिन एक टाइप ऑफ प्रोटीन है, ठीक है, स्टोरेज प्रोटीन है। इसका काम क्या है, स्टोर आयरन इन द स्प्लीन। ठीक है, एक प्रोटीन है जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या करते हैं, ये प्रोटीन क्या करते हैं कि डिफरेंट सब्सटेंसेस को अपने साथ बाइंड कर लेते हैं। बाइंड करने के बाद जो बॉडी फ्लूइड है, ठीक है, उसमें ये क्या करते हैं कि बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक उस सब्सटेंस को लेकर जाते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे ब्लड में ट्रांसपोर्ट होती है मुख्तलिफ चीज़ों की, जैसे कि ऑक्सीजन सप्लाई होती है फ्रॉम लंग्स टू द वेरियस सेल्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में लिखा है कि बाइंड एंड ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिक सब्सटेंसेस इन ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स। जैसे कि हेमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन को जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, और इसके अलावा एक और एग्जांपल भी है, वो है एल्ब्यूमिन। रेस्पिरेटरी प्रोटीन। अब रेस्पिरेटरी प्रोटीन का काम क्या होगा, इट हेल्प इन द रेस्पिरेशन। ठीक है, दे हेल्प इन द रेस्पिरेशन। जैसे हेमोग्लोबिन है, साइटोक्रोम है, हेमोसाइनिन है, मायोग्लोबिन है,
They are all considered to be what? They are all considered to be respiratory protein. एक और प्रोटीन का टाइप है, नाउ दिस इज कॉल्ड हार्मोन्स. हार्मोन्स जो है ये रेगुलेटरी प्रोटीन, देयर फंक्शन इज टू रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म. बॉडी में जो कि वेयर एंड टेयर होता है, बॉडी में मतलब एक तरफ जो है मैक्रोमोलिक्यूल ब्रेक हो रहे होते हैं और एक तरफ जो है जो मोनोमर्स जो होते हैं वो ज्वाइन होकर मैक्रोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, कंडेंसेशन हो रही होती है, हाइड्रोलाइसिस हो रही होती है. इस सारे प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं? हार्मोन्स. जैसे कि इंसुलिन है, ग्लाइकोजन जो होता है. इंसुलिन और ग्लाइकोजन दो एग्जांपल यहाँ पर लिए हैं. आप सब जानते हैं कि इंसुलिन क्या करती है, वो ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने में या उसको रेगुलेट करने में हेल्प करती है, जबकि ग्लाइकोजन जो है ये फैट को. कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. अब कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो होते हैं, दे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द मसल्स. इसका काम क्या होता है? ये क्या करते हैं, मसल में मसल्स की जो मूवमेंट्स होती हैं, यानी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, वहां पर इनका रोल होता है. और इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? मायोसिन. एंटीबॉडीज. अब एंटीबॉडीज जो होते हैं, दीज आर द प्रोटीन्स फॉर्म इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन द फॉरेन बॉडी. यानी ये ऐसे प्रोटीन है जो एंटीजन जो होती है या फॉरेन बॉडी, जब फॉरेन कोई भी पार्ट, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, जब बॉडी के अंदर आता है तो एक डिफेंस सिस्टम बनता है बॉडी के अंदर, उसको बनाने में ये हेल्प करते हैं. इसका एक एग्जांपल है क्या? ग्लोबुलिन. ठीक है. तो इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह वो होगा लिपिड. तो इंशाल्लाह एक दो दिन में हम नया जो टॉपिक है हमारा लिपिड, उस पर वर्कआउट करेंगे और उसकी डिटेल पढ़ेंगे. एंड दैट्स इट फॉर टुडे. अल्लाह हाफिज.